स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसमें एक इंडियन एयरफोर्स के बहुत ही सीनियर ऑफिसर, 51 साल की करीबन उम्र थी, 1 साल बाद रिटायर होने वाले थे, लेकिन कैसे वो ISI के हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। एक ऐसे ऑफिसर जो कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में जॉइंट डायरेक्टर थे, JD थे, पैरा ऑपरेशंस के, पैरा इंस्ट्रक्टर रह चुके थे, गरुड़ कमांडोज को, मार्कोस कमांडोज को ट्रेनिंग देते थे, ट्रेन कर चुके थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक डेटिंग ऐप के जरिए ISI के हनी ट्रैप में फंस गए। ये एक ऐसा केस है दोस्तों जिसमें पैसों का लेन देन सामने नहीं आता है। इसमें लालच क्या रहा जिसकी वजह से एक सीनियर ऑफिसर सडनली हनी ट्रैप हो जाते हैं, ये आपको पता चलेगा। ऐसे कौन से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो लीक हुए, और उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उस समय की जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है गगन शक्ति, उसको रोक दिया गया था, उसको स्टॉल कर दिया गया था। तो सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। एक ऐसा केस है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप भी सतर्क रहें, और सतर्क रहना हमारे सारे ऑफिसर्स के लिए भी ज़रूरी है। ये भी यहाँ से सामने आता है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करें उसके पहले, अगर टेलीग्राम पर आप मौजूद हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम का चैनल। इंस्टाग्राम पर आके कनेक्ट करिए, वहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे, आदान प्रदान जो है इन्फॉर्मेशन का वो हमारे बीच में बढ़ेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर अरुण मारवा, उनके बारे में बताते हैं। 1972 में उन्होंने सैनिक स्कूल को ज्वाइन किया था। 79 में यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने IMA को, इंडियन मिलिट्री अकेडमी को ज्वाइन किया। उसके 64th कोर्स में अपना एडमिशन लिया था। यहाँ से IMA से अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में कमीशन होते हैं, और कमीशन होने के बाद उन्होंने पैरा डिवीज़न को चुना था एयरफोर्स में। 3 साल करीबन यहाँ से निकले उनके एयरफोर्स में। 1986 का साल आता है जब उन्हें इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है। इंस्ट्रक्टर बने, एक हाईली स्किल्ड पैरा इंस्ट्रक्टर थे, जो कमांडोज होते थे उनको भी ट्रेन करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे। आगरा में इस समय अरुण मारवा जो था, कैप्टन अरुण मारवा, उनकी पोस्टिंग थी। आगरा की इस पोस्टिंग के दौरान उन्होंने आर्मी की कई स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज आते थे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, उनको ट्रेन किया, जिसमें गरुड़ कमांडोज भी होते थे एयरफोर्स के, मार्कोस कमांडोज होते थे नेवी के। तो इन सभी को ट्रेनिंग देते थे। और आप सभी जानते होंगे कि जो भी कमांडोज होते हैं उनको जल, थल और वायु तीनों में ही महारत हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, दी जाती है। तो ये सारी ट्रेनिंग जो थी ये यहाँ पे आगरा में स्टेशनड, पोजीशनड अरुण मारवा, कैप्टन अरुण मारवा देते थे। कुछ साल निकलते हैं, इसके बाद यहाँ से दिल्ली बुलाया जाता है अरुण मारवा को, और यहाँ पे उनको उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए, हाईली स्किल्ड शख्स थे। बताया जाता है कि एक स्काई डाइविंग एक्सपर्ट हुआ करते थे। इसके अलावा डिसिप्लिन ऑफिसर थे काफ़ी समय से, और काफ़ी रिस्पेक्ट थी उनकी इंडियन एयरफोर्स में। तो इसकी वजह से उन्हें यहाँ पे कुछ सालों के बाद दिल्ली बुला के एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में पोजीशन कर दिया जाता है। उन्हें पोजीशन दी जाती है जॉइंट डायरेक्टर, JD ऑफ पैरा ऑपरेशंस की। इस पोस्ट पर जब वो अपॉइंट होते हैं तो इस पोजीशन पे आने के बाद में कैप्टन अरुण मारवा के पास में कई सारी ऐसी सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस थी जिनका एक्सेस था। वो एक्सेस कर सकते थे डिफेंस साइबर एजेंसी की इन्फॉर्मेशंस को, डिफेंस स्पेस एजेंसी की इन्फॉर्मेशन को, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को। और ये सारी चीज़ें जो थी उन तक उनका एक्सेस जो था वो लाजमी था, क्योंकि इस सीनियर पोजीशन पे वो यहाँ पे एयरफोर्स हेडक्वार्टर में मौजूद थे, उस पर पोजीशन थे। मारवा का एक शानदार रिकॉर्ड रहा था, सभी जानते थे, काफ़ी रिस्पेक्टेड ऑफिसर हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल रही थी। लेकिन ये साल जो था करीबन 2017 आ चुका था। 2017 के एंड के कुछ मंथ्स की बात बताई जाती है, कुछ आखिरी महीनों की बात बताई जाती है। मारवा इस समय पे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, खासकर फेसबुक पर उनकी जो एक्टिविटी थी उसको काफ़ी ज़्यादा देखा जाता था। कई बार वो अपने जो इंडियन एयरफोर्स के फ़ोटोज़ थे वो भी यहाँ पे पोस्ट कर देते थे। उनके पैराशूटिंग के जो वीडियोज़ होते थे उसको पोस्ट कर देते थे। ट्रेनिंग के दौरान के जो फोटोज़ वीडियोज़ थे वो भी पोस्ट करते थे। और दूसरी चीज़, अपनी फैमिली गैदरिंग के जो पोस्ट थे वो भी फेसबुक अकाउंट पर अपने डाला करते थे। कैप्टन अरुण मारवा की इस समय उम्र थी 51 साल। अगले साल ही वो रिटायर होने वाले थे यहाँ से, इंडियन एयरफोर्स से। लेकिन ये कुछ आखिरी महीने बचे थे, नवंबर दिसंबर 2017 की ये बात बताई जाती है। अरुण मारवा के पास फेसबुक पर 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट थी 2 लड़कियों की, जिनका नाम था किरण रंधावा और महिमा पटेल। दोनों ही जो अकाउंट्स थे, इनके जो प्रोफाइल पिक्चर्स थी और साथ में जो बाकी फ़ोटोज़ डली हुई थी उन अकाउंट्स पे, उन पे मॉडल्स की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। काफ़ी सारी जो सिमिलर एक मॉडल थी उसके फ़ोटोज़ लगे हुए थे दोनों ही अलग अलग अकाउंट्स पे। मारवा के पास जब ये रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने ये देखा कि जो किरण रंधावा नाम की जो प्रोफाइल थी, उसके म्यूचुअल फ्रेंड में उनके एक पुराने एक और ऑफिसर थे,
वो भी उसमें ऐड थे। तो म्यूचुअल जब उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने बिना किसी शक के किरण रंधावा नाम से जो प्रोफाइल थी उसकी और जो महिमा पटेल के नाम से प्रोफाइल थी, दोनों को ही एक्सेप्ट कर ली, दोनों की फ्रेंड रिक्वेस्ट। दोनों पर अलग अलग मॉडल्स थी, उनके फोटोज़ लगे थे, उनको लगा कि ये कोई मॉडल्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। अब शुरुआत में जो सिलसिला था बातचीत का वो डायरेक्टली शुरू नहीं हुआ। पहले जो दोनों प्रोफाइल थी, मारवा के जो फोटोज़ होते थे उनको लाइक करती, जो भी वो अपलोड करते थे, मारवा ने भी ये करना शुरू कर दिया। इसके बाद कैप्टन मारवा ने कमेंट भी करने शुरू किए, बाकी जो महिलाएं थीं दोनों वो भी यहाँ पे कमेंट करती थी उनके फ़ोटोज़ पे। धीरे धीरे ये कमेंट और लाइक्स का सिलसिला चैट्स तक पहुँच गया, बातचीत तक पहुँच जाता है, बातचीत होने लगती है। और बातचीत के बारे में जो बाद में सामने भी आया, चार्जशीट में भी जो बताया गया कि कई सारे मैसेजेस ऐसे थे कि बातचीत बढ़ते बढ़ते बोल्ड मैसेजेस, एक्सप्लिसिट जो कंटेंट होता है, जो मैसेजेस होते हैं, वहाँ तक बात पहुँच गई थी। तो कुछ ऐसे बोल्ड मैसेजेस और वीडियोस का एक्सचेंज अब दोनों मॉडल्स की जो प्रोफाइल्स थी उनके साथ कैप्टन मारवा का शुरू हो चुका था। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। अरुण मारवा को लग रहा था कि ये कोई मॉडल्स हैं जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही नॉर्मल जो मॉडल्स की प्रोफाइल है उनसे उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन असल में ये दोनों ही प्रोफाइल ISI की सीक्रेट एजेंट्स की थी, जो कि पाकिस्तान में बैठकर VoIP सर्वर्स के ज़रिए, प्रॉक्सी सर्वर्स के ज़रिए यहाँ पे अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को छुपाते हुए अरुण मारवा को हनी ट्रैप करने के लिए तैयार थी। तो बातचीत का सिलसिला अब क्योंकि शुरू हो ही चुका था, ग्रुप कैप्टन मारवा जो थे वो ISI की इन एजेंट से बातचीत कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये ISI की पाकिस्तान की एजेंट्स हैं, उनको लग रहा था कि ये कुछ मॉडल्स हैं। खैर, जब बातचीत आगे बढ़ी और ये सारी चीज़ें, जब बातें, कुछ गलत बोल्ड मैसेजेस भी शेयर होने लगे, इसके बाद व्हाट्सएप नंबर भी चेंज हुए। मारवा का नंबर इन दोनों महिलाओं के पास में होता था, इन दोनों अकाउंट्स के पास बेसिकली। तो ये जो नंबर भी चेंज हुए, व्हाट्सएप पर अब बातें होने लगी। और इसके बाद एक बार मोबाइल नंबर एक्सचेंज होने के बाद में ये बताया गया उन दोनों अकाउंट्स की तरफ से, ये जो किरण रंधावा और महिमा पटेल का अकाउंट था उनकी तरफ से कैप्टन मारवा को कहा गया कि हम अपनी ये जो बातचीत है उसको एक डेटिंग ऐप पर शिफ्ट कर देते हैं। मतलब हम व्हाट्सएप पर, क्योंकि ये सब सेफ़ नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है, सीक्रेट होना चाहिए ये सब चीज़ें, बातें, तो इसकी वजह से हम एक डेटिंग ऐप पर इसको शिफ्ट कर देते हैं अपनी बातचीत को, जिसका नाम था हुकअप। हुकअप नाम की एक जो डेटिंग ऐप थी, इसमें सीक्रेट चैट्स रहेंगी, इसका वादा किया जाता है कि यहाँ पे चैट भी सीक्रेट रहेंगी, जो भी बातें होंगी किसी को पता भी नहीं चलेंगी। दूसरी चीज़ ये भी बताई जाती है कि इस ऐप की एक खासियत ये थी कि जब आप इसमें से लॉग आउट करते हैं तो आपकी जो सारी चैट्स हैं जो आपने की हैं वो डिलीट हो जाएंगी, जिससे कि कोई भी उनको आगे देख नहीं पाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाती थी, तो ट्रैकिंग उसकी नहीं हो पाएगी। ये सारी चीज़ें इन महिलाओं ने जब बताई तो फिर ग्रुप कैप्टन मारवा ने यहाँ पे हुकअप को इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में। बताया जाता है हुकअप का उन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन जो था वो भी ले लिया। कैप्टन मारवा इस समय पर त्रिवेंद्रम गए हुए थे एक ऑफिशियल विजिट के लिए। तो इस विजिट पर वो अपने ऑफिशियल वर्क पर त्रिवेंद्रम में थे। उस समय पर ये बताया जाता है, चार्जशीट में भी जो बाद में आया, कि उनकी बातचीत जो थी इन महिलाओं से, दोनों से लगातार जारी थी। और इस दौरान में इन महिलाओं की तरफ से मारवा को कहा गया कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करिए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि आप एयरफोर्स में हैं और ये सारी चीज़ें। मारवा की जब आइडेंटिटी पर बात आई तो बताया जाता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए पहली अपनी फ़ोटो भेजी इन महिलाओं को अपनी यूनिफॉर्म के अंदर, अपनी यूनिफॉर्म के साथ में इंडियन एयरफोर्स की पहली फ़ोटो भेजी। लेकिन इन दोनों ने कहा कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, हमें नहीं लग रहा कि ये तो हो सकता है, जो भी बातचीत रही हो कि ये कहीं ना कहीं फेक हो सकती है, हम अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आप इंडियन एयरफोर्स में हैं। इसके बाद महिलाओं ने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू किए कि आप कुछ ऐसी चीज़ भेजिए कि जिससे पता चले कि आप सच में इतने बड़े सीनियर ऑफिसर हैं। मारवा इस समय पूरी तरह क्योंकि हनी ट्रैप हो चुके थे, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ISI के उस ट्रैप में फंस चुके थे, जिसकी वजह से एयरफोर्स के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, पहली बार मारवा ने यहाँ से वो भेजना शुरू किया। जब ये डॉक्यूमेंट पहली बार भेजे गए, महिलाओं से बातचीत लगातार चली रही थी। इसके बाद इन दोनों पाकिस्तान की एजेंट्स के द्वारा मारवा से कहा गया कि व्हाट्सएप के एक वर्चुअल नंबर पर OTP के ज़रिए आपको ये सब भेजनी है चीज़ें, जो भी हमारी बातचीत हो रही है। और ये भी सामने चार्जशीट में बाद में आया कि ये जो एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता था, इसके पीछे लालच था वल्गर फ़ोटोज़, जो अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं उनका। मतलब ये दोनों महिलाएं उन वल्गर फ़ोटोज़ के एक्सचेंज में ये जो इन्फॉर्मेशन थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, वो ग्रुप कैप्टन मारवा से ले रही थी यहाँ पे। तो खैर, ये बताया गया उन्हें कि व्हाट्सएप का एक वर्चुअल नंबर दिया गया, उस पर OTP के ज़रिए कुछ ये प्रोसेस बताया गया। अब ये किस तरह का एक प्रोसेस है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ज़्यादा अच्छे उसको समझ सकती हैं। खैर, यहाँ से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का आदान
प्रदान था, एक तरह से मतलब सिर्फ देना ही था यहाँ पे, तो मारवा की तरफ से दिया जा रहा था, ये शुरू हो चुका था। अच्छा, ये बताया जाता है कि मारवा के पास उस समय 2 सिम कार्ड्स थे, 2 फ़ोन्स थे। वो अपना जो फ़ोन था एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में, क्योंकि वो इस समय जेडी ऑफ पैरा ऑपरेशन की पोजीशन पे थे, बहुत ही सीनियर पोजीशन उस पर तैनात थे, तो वो एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में अपना फ़ोन अंदर ले जाते थे। हालांकि स्ट्रिक्टली मना था, प्रोहिबिटेड था, लेकिन सीनियरिटी की वजह से उसका फ़ायदा उठाते हुए मारवा को कभी भी सिक्योरिटी चेक्स का सामना नहीं करना पड़ा। उनका कोई सिक्योरिटी चेक नहीं करता था और वो डायरेक्टली अपना फ़ोन जो था वो भी अंदर ले जाते थे। खैर, अब पूरी तरह से जब ये अडल्ट चैट जो है एक तरह से वो भी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ थे, बोल्ड फोटोज़ वीडियोज़ मैसेजेस, इनका आदान प्रदान हो चुका था मारवा के और उन दोनों फीमेल्स जो स्पाई थी आईएसआई की, उनके बीच में। इसके बाद आईएसआई ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। मारवा से कहा गया कि ये जितनी भी एक्सप्लिसिट चैट्स हैं, ये जो भी आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमारे पास में है, ये पब्लिक कर दिए जाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी। और बात क्या थी कि हमारी डिमांड है कि आप एक एक जो इन्फॉर्मेशन है आईएफ की, इंडियन एयरफोर्स की, वो हमें भेजेंगे। मारवा यहाँ पे पूरी तरह से फंस चुके थे, समझ भी ये चुके थे और घबरा गए थे। उन्होंने इतने रिस्पॉन्सिबल, उनकी गलती यहाँ पे रही कि वो इतने, क्योंकि पहली गलती तो ये रही कि इस तरह से आपने बातचीत की, और दूसरी गलती यहाँ पे रही कि इतने रिस्पॉन्सिबल होने के बाद, इतने सीनियर ऑफिसर होने के बाद में आपने यहाँ पे सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करने के बजाय आईएसआई की बात मान ली, उनके डिमांड्स पर हामी भर दी। इसके बाद बताया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा के द्वारा 12 सीक्रेट जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे वो आईएसआई को भेजे गए, जिसमें साइबर डिफेंस एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स थे, साइबर स्पेस एजेंसी के, डिफेंस साइबर एजेंसी और डिफेंस स्पेस एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स थे, स्पेशल ऑपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज थी, जिसको उस समय अप्रैल 2018 में ही प्लान किया गया था, एयरफोर्स की एक्सरसाइज गगन शक्ति, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, और ह्यूमन एड इन डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज, जो कि श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत के बीच में होनी थी, एक ट्राई नेशन एक्सरसाइज थी। इन सभी की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी ये लगातार आईएसआई तक पहुंचा दी, ग्रुप कैप्टन मारवा के द्वारा पहुंच चुकी थी। इसके अलावा पैरा रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग की, बेसिक CFF कोर्स की, जो भी हमारे जो कमांडोज होते हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है, क्या क्या इंटरनल डिटेल्स हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, बाकी जगह पे लोगों को पता नहीं, सीक्रेट है, ये सारी चीज़ें आईएसआई को पता चलती रही। रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट के बारे में, रडार ट्रैकिंग के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उसमें थी। ये सब इन्फॉर्मेशन लीक होती गई। करीबन ऐसे 12 से 13 डॉक्यूमेंट्स थे जो कि लीक हुए, ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा के द्वारा आईएसआई को भेजे गए। ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, सेंसिटिव था। और दूसरी चीज़, ये चीज़ें चलते चलते करीबन 2 से 3 महीने निकल चुके थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, यूपीएससी CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS बनना, स्टडी IQ आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आपकी इस तैयारी को आसान और मजबूत बनाता हुआ है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, जो बैचेस दिख रहे हैं, लेटेस्ट क्लासेज हैं, जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, एनरोल कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं अपने कोर्स को। और जो प्राइस अभी आपको दिख रहा है, इस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप VJ Live कोड लगाते हैं। ये आपका कोड है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जब आप ये कोड लाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अब एपिसोड में। तो अब ये मिड जनवरी 2018 की बात है। अब तक करीबन 2 से 3 महीने हो चुके थे कैप्टन अरुण मारवा को इन दोनों आईएसआई के एजेंट के साथ बात करते हुए। उसके बाद उन्होंने उन्हें हनी ट्रैप भी कर लिया, उनसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी लगातार ले रहे थे। लेकिन मिड जनवरी 2018 में इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन टीम CSIT को भनक पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं कोई जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो लीक हो रही है पाकिस्तान आईएसआई तक। इंटेलिजेंस लगातार अपनी जो रेकी करती है। दरअसल एक रूटीन सर्विलांस हुआ CSIT का। उस रूटीन सर्विलांस में के दौरान मारवा के जो अनऑथोराइज डिवाइसेस थे, यानी उनके पास 2 सिम कार्ड होते थे, 2 अलग अलग फ़ोन थे, ये बातें सामने आती हैं। तो जो अनऑथोराइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था उनका, उसका सर्विलांस होना शुरू हुआ। CSIT ने उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। इंडियन एयरफोर्स का एक स्ट्रिक्ट रूल भी है कि भाई कोई भी जो ऑफिसर है वो अपना एयरफोर्स हेडक्वार्टर में फ़ोन वगैरह ये सब नहीं ले जाएगा। लेकिन इसके बावजूद, स्मार्टफोन जो नहीं ले जा सकता, इसके बावजूद मारवा रेगुलरली अपना एक हाई एंड फ़ोन जो उनके पास होता था वो अंदर ले जाते थे। काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने इसके बाद उन्हें मॉनिटर करना शुरू कर दिया और उस मॉनिटरिंग में सारी एक्टिविटीज़ जो थी, उनकी सस्पिशियस एक्टिविटीज़, उन सबको देखा गया। करीबन 10 से 15 दिन ये पूरी रेकी, पूरा सर्विलेंस किया जाता है CSIT के द्वारा। और इसके बाद 31 जनवरी 2018 का वो दिन था। 31 जनवरी को ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा को इंडियन एयरफोर्स के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने डिटेन किया। पहली बार था जब उन्हें डिटेन किया गया। उनको इनिशियल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। क्वेश्चनिंग के दौरान उनके जो फ़ोन थे,
लैपटॉप थे, पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल फ़ोन, सबको सीज़ करके फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। और तब जाके ये सामने आया उस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में, इन्वेस्टिगेशन में, ये पता चला कि अरुण मारवा ने कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि भेजे हैं पाकिस्तान की आईएसआई तक, और वो वहाँ तक पहुँच भी गए हैं। ये दोनों जो अकाउंट्स थे वो दरअसल रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ऑपरेट करते थे। आईएसआई के फेक अकाउंट्स थे, हनी ट्रैप करने के लिए बनाए गए थे। और दोनों ही अकाउंट के बारे में जब फेसबुक को भी ये कहा गया कि इनकी हमें और डिटेल चाहिए, देखा गया कि दोनों ही अकाउंट ग्रुप कैप्टन मारवा के डिटेन होने के साथ ही, यानी कि जब उनकी तरफ से संपर्क पूरी तरह बंद हो गया इन दोनों अकाउंट से, ये आईएसआई के ऑपरेटिव ये बात समझ चुके थे, तो ये देखा गया कि दोनों ही अकाउंट किरण रंधावा का और महिमा पटेल का मारवा के अरेस्ट होते ही डीएक्टिवेट कर दिया गया था। यहाँ से पूरी तरह मामला साफ था। 7 दिन करीबन निकलते हैं। 7 दिन के बाद 7 फरवरी 2018 का वो दिन था। मारवा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम फॉर्मली ऑफिशियली अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके उनको जेल ले जाया जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वैसे उनके ऊपर लगता है। 8 फरवरी को अगले ही दिन पटियाला हाउस कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। 5 दिन की पुलिस हिरासत में जो पुलिस कस्टडी थी उसमें भेजा जाता है। इस दौरान आईबी की भी टीम इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। आईबी की एक टीम थी 4 ऑफिसर्स की, वो यहाँ पे आती है। ग्रुप कैप्टन मारवा से एक हार्ड इंटेरोगेशन जो है उसको शुरू किया जाता है। और इस इंटेरोगेशन में फाइनली मारवा ने कन्फेस किया और ये बताया कि हाँ, उन्होंने एक डेटिंग ऐप हुकअप के ज़रिए आईएसआई एजेंट से बात की और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो थे उनको शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसके बाद मारवा के फ़ोन, लैपटॉप, उनके सीडीज़ जितनी भी उनके पास में थी उनको फॉरेंसिक एनालिसिस पर भेजा। पता चला यहाँ से कि मारवा ने अपनी यूनिफॉर्म में जो फ़ोटो थी वो भी इन लोगों को भेजी थी। एयरफोर्स डॉक्यूमेंट भेजने से पहले ये भेजी गई थी। और ये क्यों भेजा गया था? जिससे कि अपनी क्रेडिबिलिटी उनके सामने प्रूव कर पाएँ। ये चीज़ इसलिए की गई थी क्योंकि उन एजेंट्स ने आईएसआई की इनसे मांगा था हनी ट्रैप, क्योंकि वो हो चुके थे यहाँ पे। इमोशनली मैनिपुलेट किया गया इसके बाद उनको। उसके बाद ऑब्सीन वीडियोज़ का लालच देकर ये सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ली गई। यहाँ पे पैसे का लेन देन का कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं था। इसलिए ये जो केस है इसको आप पूरी तरह से हनी ट्रैप केस कह सकते हैं। ये पूरी तरह एक हनी ट्रैप जो एक्चुअल केस होता है वो ऐसा होता है। 14 फरवरी 2018 का दिन आता है करीबन, और 7 दिन यहाँ से निकलते हैं। 5 दिन की पुलिस हिरासत के बाद में जुडिशल कस्टडी 14 दिन की भेजा जाता है मारवा को, इसके बाद कोर्ट के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने इसके बाद 7 अप्रैल 2018 को कोर्ट में चार्जशीट अपनी दायर की। उस चार्जशीट में साफ तौर पर यह कहा गया था कि मारवा ने 12 सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स आईएसआई को शेयर किए हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा था और इसी वजह से, इन्हीं 12 डॉक्यूमेंट्स की वजह से उस समय पर हाल ही में प्लान किए गए शुरू होने वाले हमारे जो एयरफोर्स एक्सरसाइज थी गगन शक्ति और HADR जो ट्राई नेशन एक्सरसाइज होने वाली थी, इनको इंस्टॉल करना पड़ा। इनको उस समय के लिए, कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। तो ये एक पूरा केस था। इसके बाद आगे अरुण मारवा जो थे, इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेल में भी रखा गया। काफ़ी समय, लंबे समय जेल में रहे। लेकिन इनका केस ये जो है एक वार्निंग है सारी आर्म फोर्सेस के लिए भी। एक वार्निंग इसलिए भी है क्योंकि अरुण मारवा के केस के बाद सामने आता है कि एक सीनियर ऑफिसर जो कि 51 साल के थे, 1 साल बाद रिटायर होने वाले थे, जब वो इस तरह के केस में फंसे हैं, और किस तरह से फंसे हैं, क्योंकि वो रडार पर थे, लगातार अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते थे, हाईली एक्टिव थे, खासकर फेसबुक पर। तो ये यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस की स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी है। इसके बावजूद अगर कोई ऑफिसर ऐसा कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। पॉलिसी ये है कि ऑफिसर्स अपने सोशल मीडिया पर ऑन ड्यूटी या जब वो सर्विस में हैं उस समय पर अपनी यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़ नहीं डाल सकते हैं। अपनी पोस्टिंग्स की जो डिटेल्स हैं वो नहीं बता सकते कि इस समय पर वो कहाँ पर तैनात हैं, अगली पोस्टिंग वो कहाँ पर जाने वाले हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। और ख़ासकर ऑफिसर को ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं पहले ही। ये भी बताया जाता है कि हर डॉक्यूमेंट की एक सिक्योरिटी ग्रेडिंग दी जाती है। ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सीक्रेट है, ये क्लासिफाइड है, ये टॉप सीक्रेट है। तो इस तरह से ग्रेड होते हैं लगातार। इनका लीक होना नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं ऑफिसर्स को। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा केस सामने आता है तो वो निंदनीय है, और ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों कोई ऑफिसर ऐसा करता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने फोर्सेस को पहले भी वार्न किया था इसके बारे में। आपको बता दें 2018 से पहले भी कई सारे ऐसे केसेस थे। 2015 से केसेस शुरू हो गए थे आईएसआई के द्वारा हनी ट्रैप करने के, और खासकर 2015 में तो एक और ऐसा केस था जहाँ पर दिसंबर 2015 में ही बठिंडा एयरबेस के एक आईएफएस ऑफिसर को, एक आईएफएस पर्सनल थे, उनको अरेस्ट किया गया था स्पाइंग के चार्जेस में आईएसआई के साथ में। वो भी हनी ट्रैप का ही इसी तरह का केस था। तो इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, आईबी ने, RNW ने कहा भी था इंडियन एयरफोर्स को, बाकी आर्म फोर्सेस को, कि हनी ट्रैप कर सकती हैं जो एनिमी है, एनिमी नेशन है हमारा, उसके ऑपरेटिव्स सोशल मीडिया का यूज़ करके आपको हनी ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये काफ़ी गलत है, निंदनीय है।
खैर, अरुण मारवा का जो केस, 51 साल की उम्र थी, अगले साल रिटायर होने वाले थे, शानदार अभी तक का करियर रहा था, पैरा इंस्ट्रक्टर थे, स्काई डाइविंग एक्सपर्ट थे, बहुत ही अच्छा करियर था। लेकिन एक गलत फैसले की वजह से, इनफैक्ट 2 गलत फैसले, पहली बार जब वो फंसे वो गलत फैसला कि जब उन्होंने इस तरह की कन्वर्सेशन करना शुरू की दोनों मॉडल्स से, जिनको मॉडल समझ रहे थे, असल में वो आईएसआई की एजेंट थी। और दूसरी गलती कि जब उन्हें पता चल गया कि ये उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं यहाँ से, तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को, अपने सीनियर्स को ना बताते हुए आईएसआई की बात मान ली। तो ये 2 गलतियाँ जिसकी वजह से एक शानदार करियर ख़त्म हो गया। इनकी स्टोरी एक बहुत बड़ा लेसन है सभी के लिए, इनफैक्ट ना सिर्फ ऑफिसर्स के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए जो भी नॉर्मल कहीं रहते हैं या फिर बॉर्डर एरियाज़ में भी रहते हैं। जो लगातार हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखा, कितने सारे जो नागरिक थे भारत के, उनको पकड़ा गया स्पाइंग में आईएसआई के लिए। सोशल मीडिया को लापरवाही से बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इमोशनल मैनिपुलेशन जो है वो आपके साथ कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। कई बार ऐसा चीज़ें देखी जाती हैं, और ये सिर्फ स्पाइंग के केसेस में नहीं, कई बार आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, आपको ब्रेन वॉश करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है। ज्योति मल्होत्रा का भी केस इसमें से एक है कि किस तरह सामने आई चीज़ें कि पाकिस्तान की आईएसआई के जो हैंडलर थे यहाँ पे हाई कमीशन में, उनके संपर्क में थी, वो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान की एक अच्छी छवि दिखाई जाए। इसके अलावा ये भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने शेयर की है। चाहे ये चीज़ हो इमोशनल मैनिपुलेशन, चाहे इस तरह का हो कि कोई पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में आपको एक जो फ्यूजिटिव है, जो हाल ही में विजय माल्या का पॉडकास्ट आया, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं आपका ब्रेन वॉश करने के लिए तो ये सब चीज़ें नहीं की जा रही हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्पाइंग या नेशनल सिक्योरिटी, बल्कि बाकी सारी चीज़ों के लिए भी सोशल मीडिया को ऐसे यूज़ करिए कि आप सिर्फ यहाँ से इन्फॉर्मेशन लें। हमारा हमेशा उद्देश्य ये होता है ना इन वीडियोस से कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपको बताया जाए कि ये भारत के इतिहास में हुआ, ये सेंसिटिव केसेस थे, ये ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, जिससे कि आप जागरूक हो पाएँ। आप या तो कुछ ऐसे हम केसेस बनाते हैं जिनसे आप मोटिवेटेड हो पाएँ, या आपको पता चले एटलीस्ट कि इस तरह की चीज़ भारत में हुई है, हो रही है और हो सकती है। तो यही एक उद्देश्य रहता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आप देखें उसको बहुत ही अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, उसको यूज़ करें। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको एपिसोड में क्या लगा, किस तरह की चीज़ें हैं, कैसे आईएसआई के इन हनी ट्रैप से ऑफिसर्स को क्या क्या करना चाहिए बचने के लिए। बाकी आपके व्यूज़ जो हैं, व्यू पॉइंट जो हैं, वो भी शेयर कीजिएगा, और अगले जो टॉपिक्स आप चाहते हैं उन पे भी, वीडियोज़ जिन पे आप चाहते हैं वो भी बताइएगा, जिससे कि कमेंट जो आप करते हैं वीडियो की रीच बढ़ती है, ज़्यादातर लोगों तक वीडियो पहुँचता है, हमें भी नए टॉपिक बनाने में आसानी होगी। तो अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। इसके अलावा अगर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो वहाँ पर आइए, कनेक्ट करिए। टेलीग्राम पर एक चैनल है, इंस्टाग्राम पर तो हम खुद है, वहाँ पे बातचीत करेंगे हम लोग। और जो इंस्टाग्राम पे तो बातचीत में आदान प्रदान जो इन्फॉर्मेशन का है वो हमारी बीच में लगातार अभी भी चल रहा है, और बाकी आप लोग जो नए लोग आएंगे उनसे भी चलेगा। तो आइए, कनेक्ट करिए। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।